हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज इस क्लास में जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है मैं क्यों लिखता हूँ। कृतिका का चैप्टर नंबर 5 मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर आपको आज की क्लास में मिलेंगे। जो बच्चे अभी भी क्लास ज्वाइन किए हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा दें लाइक का बटन प्रेस करके, और जब क्लास छोड़कर जाएं आखिर में तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाएं। बीच में से क्लास को बंक मत करें। जैसे ही आप क्लास बंक करेंगे ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी नज़रों से चूक जाएगा, इसलिए क्लास बंक करने की ना सोचें, क्लास को पूरा अटेंड करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? लेखक का कहना है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति किसी के भी लेखन में बहुत मदद करती है, क्योंकि लेखन कार्य मन के अंदर की वस्तु है, उसे ऊपरी या बाहरी वस्तु नहीं कहा जा सकता। लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति, संवेदना और कल्पना, इन 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। अगर लेखन कार्य देखा जाए तो जब अंदर से मन विवश हो जाता है लिखने के लिए, तभी कोई भी लेखक लिख सकता है। जब तक रचनाकार के दिल में किसी भी अनुभव के कारण पूरी तरह से संवेदना पैदा नहीं होती, तब तक वो अपनी उस पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए भी उत्साहित नहीं होता, तब तक वो कुछ नहीं लिखता। तो छोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी लेखक किसी भी घटना को अपने दिल से महसूस करता है और उस घटना के विषय में उतनी ही संवेदना उसके मन में, संवेदना मतलब पीड़ा, उतना ही दर्द उसके मन में पैदा होता है, तभी वह उस घटना को लिखना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? लेखक हिरोशिमा की घटना के बारे में सुनकर और उसके कुप्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भोक्ता नहीं बन पाया। एक दिन वह जापान के हिरोशिमा नगर की एक सड़क पर घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर एक मनुष्य की छाया छपी हुई थी। हुआ क्या था कि परमाणु विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस पत्थर के पास खड़ा रहा होगा। जब विस्फोट हुआ होगा तो विस्फोट में से कुछ किरणें ऐसी निकली होंगी जिन्होंने उस आदमी को भाप बनाकर वहां से उड़ा दिया और उसकी छाया को पत्थर पर चिपका दिया। उसे देख करके लेखक के मन में पीड़ा उत्पन्न हुई और उसे यह अनुभूति हुई कि कितना दर्द उस व्यक्ति ने सहा होगा। उसके मन में विस्फोट का दृश्य जो था, सीन जो था, वो स्पष्ट प्रत्यक्ष हो गया कि जैसे उसके सामने ही घटा हो। उस समय उसने खुद को विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। उसे लगा कि इस विस्फोट को मैंने ही भोगा है, इतना दर्द उसने महसूस किया। तीसरा प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। एक सच्चा लेखक आंतरिक स्तर पर संवेदनशील होता है, मतलब उसका मन जो है वो संवेदनशील होता है, किसी की पीड़ा को वो आराम से महसूस कर लेता है। उसके अंतर मन की अनुभूतियां ही उसे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं और यही उसका मन जो है अंदर से ही उसको प्रेरणा देता है कि लिखो, कुछ लिखना है तुम्हें। तो जब किसी लेखक का मन उसे प्रेरित करता है कि उसे लिखना है, विवश कर देता है उसका मन, इतना ज़्यादा उसका मन करने लगता है लिखने का, तो वो अपनी इस विवशता को, जो उसके मन के अंदर कुलबुलाहट है कि मुझे लिखना है, उस चीज़ को शांत करने के लिए वो लिखता है। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। इसका उत्तर है, लेखन एक कला है। कभी कभी यह बाहरी प्रेरणा स्रोतों से भी प्रभावित हो जाती है। कभी इंसान अपनी ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए संपादकों के आग्रह पर या फिर अपने पैसों की तंगी की वजह से, पैसों की जरूरत की वजह से भी लिखने के लिए विवश हो जाता है। ये हैं बाहरी कारण जिनके कारण लेखक लिखता है, और आंतरिक कारण सिर्फ एक है कि उसके मन की विवशता, उसका मन उसे मजबूर कर देता है लिखने के लिए, तब वो लिखता है। अगला प्रश्न है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्म अनुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं?
कुछ रचनाकारों के लिए आत्म अनुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और वे बाहरी दबाव हैं जब किसी लेखक को प्रसिद्धि मिल जाती है ना, तब फिर वो क्या होता है कि बाहर से उसको प्रेशर पड़ता है कि नहीं आप बहुत अच्छा लिखते हैं और लिखिए, तो ये बाहरी दबाव होते हैं। जैसे कोई संपादक है कि कोई लेखक बहुत अच्छा लिखता है तो उसका लिखा हुआ मटेरियल बहुत ज़्यादा बिकता है, तो फिर संपादक उससे अनुरोध करता है कि आप लिखिए। प्रकाशक हैं जो बुक को पब्लिश करते हैं, वो भी किसी लेखक को इंसिस्ट करते हैं कि आप लिखिए, आपका जो भी लेखन कार्य है उसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि पैसों की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी लेखक विवश हो जाता है कि उससे कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता है। तो ये हैं बाहरी दबाव जिनके कारण लेखक लिखता है। अगला प्रश्न है, क्या बाहरी दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारोों को ही प्रभावित करते हैं या फिर अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे? यानी अभी तक हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका शीर्षक ही है मैं क्यों लिखता हूँ, तो इस पाठ के अंदर सिर्फ लेखक के बारे में बात की गई है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला है हमें कि क्या सिर्फ लेखक के लिए ही ये बाहरी दबाव काम करते हैं कि प्रकाशक ने उसे कह दिया या फिर संपादक ने कह दिया या पैसों की उसे जरूरत पड़ गई तो लेखक ही इन कारणों से काम करता है, या कोई और लोग भी हैं जो अपने क्षेत्र में इन्हीं कारणों की वजह से काम करते हैं? तो इसका उत्तर है कि बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे गायक है, कोई नर्तक है यानी डांसर, अभिनेता है, कोई एक्टर है, कलाकार आदि अपने दर्शकों के, अपने श्रोताओं के, अपने आयोजकों के, जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका प्रोग्राम, आयोजक की मांग पर भी कला प्रदर्शन करते हैं। एक चित्रकार या मूर्तिकार जब किसी दूसरे चित्रकार और मूर्तिकार को देखता है जिसे सम्मान मिल रहा है या जिसे बहुत पैसा मिल रहा है, तो फिर ये चीज़ें उसे भी प्रभावित करती हैं कि देखो उसने किया तो उसे इतना सम्मान मिला, पैसा मिला, तो मुझे भी अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए और मैं भी अपने इस काम को आगे बढ़ा सकता हूँ, इसका अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, इससे मुझे भी पैसा मिलेगा। फिल्म कलाकार को भी अक्सर पूंजीपतियों और राजनीतिक नेताओं का दबाव मिलता है कि ऐसी फिल्म बनाओ, तो फिर वो उस तरह की फिल्म बनाते हैं। आज स्तरहीन श्रोताओं और दर्शकों की मांग पर मंच पर फुहड़ संगीत, आप देखते हैं ना स्टेज पे बहुत अश्लील किस्म के या बेकार से गाने आजकल बजते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है या फिर बहुत ही बेकार सा अर्थ है, वो गाने स्टेज पे बजाए जाते हैं या फिर वो गाने कई बार बहुत वायरल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम श्रोता हैं या दर्शक हैं हम वैसा देखना चाहते हैं, इसलिए हमारा जो हमारे कलाकारों का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे, इनकी चीज़ें नहीं चलेंगी, ऐसे भद्दे गाने नहीं चलेंगे, तो वो ऐसे गाने बनाने भी बंद कर देंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो बाहरी दबाव है ना वो हर क्षेत्र के लोगों के साथ काम करता है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। यह आप कैसे कह सकते हैं कि उसके मन ने भी उसे विवश किया और बाहर से भी उसे विवशता मिली, ये कैसे कह सकते हैं? हिरोशिमा पर लिखी गई कविता रचनाकार के अंतः व बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि लेखक को जब जापान के हिरोशिमा नगर में घूमते समय एक जले हुए पत्थर पर पिघली हुई मानव की छाया दिखाई देती है, तो वह स्वयं को वहां अणु बम के विस्फोट के रूप में घटी इस अमानवीय घटना का खुद को ही भोगता महसूस करने लगता है कि मैंने ही ये सब झेला है। यह दृश्य लेखक को अनुभव से अनुभूति तक लेकर जाता है और उसे कविता लिखने के लिए विवश कर देता है। इसी दबाव के परिणाम स्वरूप ही लेखक कविता लिखता है। 7वां प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग और कहाँ-कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? या फिर अथवा में भी दे रखा है। दूसरी तरह से इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि आज विज्ञान का दुरुपयोग किस रूप में हमारे सामने आ रहा है? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग कई स्तरों पर किया जा रहा है। आज इसके द्वारा आतंकवादी संसार भर में बम विस्फोट कर रहे हैं। जो आतंकवादी बम बना रहे हैं ना वो विज्ञान से ही तो बन रहा है, साइंस ही तो उसमें काम कर रही है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका की एक बहुमंजिली इमारत को गिरा दिया गया, मुंबई में बम विस्फोट हुआ, आए दिन गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं अब तो हमारे देश में ही हो चुकी हैं।
आंतरिक रूप से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को आतंकित और भयभीत करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ विज्ञान के कारण। विज्ञान के कारण दिन प्रतिदिन प्रदूषण भी बढ़ रहा है। विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन के माध्यम से फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, आजकल जब फसलें उगाई जाती हैं तो उस पर बहुत सारे केमिकल्स छिड़के जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब हैं। तो ये विज्ञान की वजह से ही उन्होंने वो केमिकल बनाए हैं। विज्ञान के उपकरणों के कारण वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। आज जानते हैं हम लोग एसी यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, हमारे स्कूटर, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल चल रहे हैं सड़कों पर। तो इसकी वजह से हमारे वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ रहा है। जो पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि वो बर्फ अपने आप ही पिघलने लग रही है। तो वो गलत है, क्योंकि वो तो हमारा जल संचय है। हमें पानी चाहिए जब गर्मियों में, तब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, जबकि अब बर्फ पहले से ही पिघलना शुरू हो जाती है। सड़कों पर रोज कितनी घटनाएं होती, दुर्घटनाएं होती हैं। ये हमारे रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। साइबर क्राइम हो रहा है। साइबर क्राइम से तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। आजकल जितना सोशल मीडिया एक्सपेंड हो रहा है, जितना बढ़ रहा है, उतना ही साइबर क्राइम बढ़ रहा है। आपका बैंक अकाउंट सेफ नहीं है, आप खुद सेफ नहीं है, किसी भी तरह से आपको चीट किया जा सकता है। तो ये सब कुछ किससे हो रहा है? विज्ञान के दुरुपयोग से। अगला प्रश्न है कि एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? आप क्या कर सकते हैं कि जितना विज्ञान का दुरुपयोग हमारे देश में हो रहा है उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आपको ये बताना है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में हम निम्नलिखित भूमिका निभा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहला है कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त उपलब्धियों का प्रयोग मानव जाति के उत्थान के लिए करें। हम खुद भी ऐसा कर सकते हैं और लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर सकते हैं। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग उचित तरीके से करने पर बल दे सकते हैं। मुद्रण यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, उसका उपयोग अच्छे और समाज हितैषी समाचार पत्रों और पुस्तकों को छापने के लिए करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में हुई विज्ञान की नई खोजों के माध्यम से इलाज सबको मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। कृषि सुधार और उद्योग धंधों की उन्नति में सहायक पद्धति एवं उपकरणों से नागरिकों को अवगत कराएं कि कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनसे हम अपनी कृषि को सुधार सकते हैं, अपने उद्योग को हम अच्छा कर सकते हैं। उद्योग यानी इंडस्ट्रीज। समाज को विकृत करने वाली फिल्में और टीवी कार्यक्रमों का हम विरोध कर सकते हैं। देखिए, ये सब काम हम कर सकते हैं। युवा नागरिक होने के नाते हम खुद तो करें बल्कि दूसरे लोगों को भी सेमिनार के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से पर्चे बंटवा करके बाकी लोगों को भी हमें जागरूक करना चाहिए कि इस तरह से हम विज्ञान के दुरुपयोग को रोक सकते हैं, जो हमारे समाज के लिए भलाई होगा। तो ये थे आज के प्रश्न उत्तर। मैं क्यों लिखता हूँ, कृतिका पाठ 5। उम्मीद करती हूँ आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। क्लास खत्म होने पर प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share, subscribe and hit the bell icon. Don't forget to drop a lovely comment. Thank you.